हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज 316 ईजे इस सेट को हम लोग हल करते हैं। ये क्लास 12 के अंसाल पेपर से लिया गया 2022 में जो पूछा गया। इसके पहले के मैं सभी सेट हल कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो उसको भी चैनल पे अपलोडेड है, देख लीजिए। क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए इसके पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ पूरा। तो ये 2 सेट बचे हैं, तो एक ये उसके बाद एक और रहेगा, उसको भी आप देख लेना। और अगर आप अभी नहीं देखना चाहते हैं तो आप अपना जो पेपर है उसकी तैयारी करते रहें, फिर बाद में जो है जो समय मिलेगा एग्ज़ाम से पहले उसमें आप इसको ज़रूर देख लेना। और इसके अलावा इंटर के अलावा जो कंपटिशनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी क्लास में हैं, तो उनके लिए जो है ये यूज़फुल होगा, क्योंकि अनसीन पैसेज सब में आएगा। इंटानिम्स, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेज, कॉमन एरर, जो ये सभी क्वेश्चन हैं सब वर्ड पावर से रिलेटेड सब में आते हैं, तो इसलिए इनडायरेक्ट सब में आता है। तो इसलिए आप बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो इस ग्रामर ही स्पेशली मैं सबको ध्यान में रखते हुए कवर कर रहा हूँ। बाकी किताब के आपको क्वेश्चंस बता देंगे, आप जो भी तैयार किए हैं वही आप रिवीजन कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है अनसीन पैसेज पर आधारित। देखिए, पहला है व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहैबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। तो देखिए, अनसीन पैसेज को हल करने की ट्रिक मैं पहले बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि इस ट्रिक से आपको अगर अर्थ नहीं आ रहा है अनसीन पैसेज में का, तब भी कर ले जाएंगे। और ठीक है, और अब आपका समय भी बचत होगा, समय कम है तब भी आप फटाफट कर ले जाएंगे। तो पहले प्रश्न पढ़ेंगे ताकि हमको पता चल जाए इसमें क्या खोजना है, किस टॉपिक पे हमको ध्यान देना है। व्हाट रिलीजियस ग्रुप माने क्या धार्मिक समूह इनहेबिटेड माने रहता था अफगानिस्तान में बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आगमन से, इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान में कौन कौन से धार्मिक ग्रुप रहते थे, या क्या धार्मिक ग्रुप रहते थे। तो ये आपको करना क्या है कि इन रिलीजियस ग्रुप्स इनहेबिटेड अफगानिस्तान, इस पर आपको ध्यान देना है, बिफोर एडवेंट ऑफ इस्लाम, ये आपका कीवर्ड हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज पीरियड ऑफ इपिक, पीरियड ऑफ इपिक फ्रेज है, ये शब्द का समूह है, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका इंग्लिश में अर्थ देना है, आपको अपने मन से देना है किताब, ठीक है। अब पैसेज में केवल ये फ्रेज आएगा, मीनिंग आपको अपने हिसाब से लिखना है, समझ के देना। अभी बताया जाएगा व्हाट वाज टैक्सिला फेमस फॉर, टैक्सिला किसके लिए फेमस था, टैक्सिला माने तक्षशिला का विश्वविद्यालय जो था वो किस लिए फेमस था। तो इसका आंसर आपको टैक्सिला फेमस फॉर कीवर्ड आपको देख लेना है। और यहाँ पीरियड ऑफ इपिक्स आएगा तो उस पर ध्यान देना कि उसमें क्या अर्थ उसका निकला। व्हाट हैज़ बीन कॉमन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया डिस्पाइट देयर डिफरेंसेज, मतलब कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया के भागों में रहने वाले लोगों में क्या चीज़ सामान्य है। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेज माने डिफरेंट रिलीजियस, उनके अलग अलग धर्मों के बावजूद भी क्या चीज़ समान है। माने अफगानिस्तान और मध्य एशिया के जो लोग हैं उनमें जो है धार्मिक मतभेद या डिफरेंट रिलीजन, मतलब उनका अलग अलग धर्म है, तो उसके बावजूद भी क्या चीज़ समान है, ये चीज़ आपको मिलेगा। तो हैज़ बिन कॉमन पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ये सब मिलेगा आपको डिस्पाइट देयर रिलीजन, ये कीवर्ड आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ मीनिंग पूछा है कि अराइवल या कमिंग का मीन्स क्या पूछा इन द पैसेज, पैसेज में इसका अंग्रेजी दिया है, दूसरा सिनोनिम्स खोजना है। यहाँ पे मीन्ट पूछा, मतलब पूछा, मोनूमेंट्स एंड मोनेस्ट्रीज का मतलब पूछा। देखिए इसमें नहीं देगा इन द पैसेज, पैसेज में क्या है इसको अपने मन से आपको लिखना है, इसका सिनोनिम्स लिखना है, अंग्रेजी में अर्थ लिखना है, ठीक है। सिनोनिम्स ऑफ इंटायरली का सिनोनिम्स बता दो, पैसेज में कोई ज़रूरी नहीं है कि दिया रहा है, ठीक है ना। तो पैसेज में दिया ही नहीं है, क्योंकि इन द पैसेज नहीं कहा कि पैसेज में से बताइए, आप अपने मन से बता दीजिए इंटायरली। इस तरह से वर्ड पावर पर भी आपको ध्यान देना है। ग्रामर तैयार करेंगे तो आप सिनोनिम्स एंड टाइम्स की मैं वीडियो बनाया हूँ, तो वहाँ से आप ग्रामर पूरा तैयार कर लीजिए। सिनोनिम्स एंड टाइम्स अगर आपका कमजोर है तो पूरा कवर किया हूँ एक्सीलेंट बुक को। और इसके अलावा कंपटीशन लेवल की भी सिनोनिम्स चैनल पे अपलोडेड है। चलिए देखते हैं वन बाय वन, फटाफट क्वेश्चन हल करते हैं ट्रिक के साथ। व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहेबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आगमन से पहले कौन सा धार्मिक ग्रुप जो है अफगानिस्तान में रहता था। तो चलिए देखते हैं। यहाँ शुरुआत में ही आपको आंसर मिल जाएगा, द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस, प्राचीन काल की तुर्क जातियाँ और अन्य जातियाँ, ठीक है। हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, तो हु हटा दीजिए, क्योंकि आपको विस्तार तो करना अपने हिसाब से, वाक्य कौन कौन सा ग्रुप है तो ग्रुप बता दीजिए। द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेज, तो इस तरह से आपको बड़ा सिंपल आंसर हो जाएगा, द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेज, व्हाट की जगह लिख दीजिए, ठीक है। और ये ग्रुप्स तक पूरा हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये धार्मिक ग्रुप कौन सा है तो ग्रुप का नाम लिख दिए तो इनका काम खत्म, ठीक है। द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेज, उसके बाद लिख देना आप इनहेबिटेड बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, जितना है इसमें से आपको लिखना है।
ये इसको भी आप लिख सकते हैं अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको लिखेंगे तभी आपका गलत नहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है 3 में 2 ही नंबर में पाएँ, और इतना कम लिखने से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एग्जामिनर जानेगा कि आप केवल नकल करके लिखना नहीं जानते, आपको इंटेलिजेंट है, आप इंटेलिजेंसी आपके अंदर है, बुद्धिमानी है, आप खुद बना के वाक्य लिखते हैं अपने भाषा में, क्योंकि उसको उत्तर देना चाहिए ना। कौन सा धार्मिक समूह रहता था? कारण कि आप बता दीजिए कि द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस इनहैबिटेड अफगानिस्तान एंड बिफोर एडवेंट ऑफ इस्लाम। अब यहाँ अफगानिस्तान के बाद पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया वगैरह नहीं आया, तो इसमें प्रश्न में तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगे कि हाँ आप अपने हिसाब से उत्तर दिए हैं, धार्मिक समूह का नाम आप डायरेक्ट बता दीजिए, बाकी वर्ब से लेकर लास्ट तक लिख के फुल स्टॉप कर दीजिए। ये आपका सिंपल ट्रिक है, और पूरा नंबर 3 के 3 पाएंगे ऐसे लिखेंगे तो। व्हाट इज मीन बाय द फ्रेज पीरियड ऑफ एपिक्स? पीरियड ऑफ एपिक्स, फ्रेज माने शब्द का समूह जो है, इससे क्या मतलब है? ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से लिखना है महाकाव्य के युग के दौरान। ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे तो पढ़ते जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एपिक्स, महाकाव्य के दौरान। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि वो लार्जली बुद्धिस्ट इसके पहले ही जाती है, बुद्धिस्ट थे अर्लीस्ट इसके पहले, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एपिक्स महाकाव्य के दौरान हिंदू थे, तो यानी हिंदू धर्म के महाकाव्यों की बात किया गया है। महाकाव्य के दौरान, दौरान तक आया ना, तो पीरियड ऑफ एपिक्स मतलब महाकाव्यों का दौरान, महाकाव्यों का दौरान मतलब हिंदू धर्म के जो जब महाकाव्य लिखे गए थे उन सालों की बात किया जा रहा है। तो आपको इतना लिख देना है, ऐसे लिखना है द पीरियड ऑफ एपिक्स मीन्स। ठीक है, पीरियड ऑफ एपिक्स का अर्थ है, उसके बाद लिख देना दोज ईयर्स, वे साल या उन सालों से इसका मतलब है, इन विच जिसमें। ठीक है, उसके बाद आपको लिख देना है द एपिक्स, द एपिक्स, एपिक्स वर रिटन, इतना ही कर दो, या एपिक्स का नाम लिख दीजिए, एपिक्स द रामायण एंड द महाभारत, एंड द महाभारत फिर वर रिटन। ठीक, इतना कर देंगे। द पीरियड ऑफ एपिक्स मीन्स, ठीक, दोज ईयर्स इन विच द एपिक्स रामायण एंड महाभारत वर रिटन, या रामायण महाभारत ना लिखो तब भी चल जाएगा, द एपिक्स वर रिटन ये भी चल जाएगा, या ग्रेट एपिक्स द महाभारत एंड द रामायण रिटन, महान काव्य जो है, महाकाव्य रामायण और महाभारत को लिखेगा। इस तरह से आप थोड़ा सा हाईलाइट करके भी लिख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट सिंपली कह सकते हैं कि दो, ठीक है, मीन्स दोज ईयर्स इन विच एपिक्स वर रिटन, वे साल जिनमें महाकाव्य लिखे गए, बस उसी को पीरियड का एपिक कहा जाता है। एपिक्स का समय कहा जाता है, एपिक का समय मतलब वे साल जिसमें एपिक्स लिखे गए थे, बस इसी का अंग्रेजी लिख देना है, दोज ईयर्स इन विच एपिक्स वर रिटन, सिंपली। व्हाट वाज टैक्सिला फेमस फॉर? टैक्सिला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो आप यहाँ पढ़ते चले जाएंगे तो आपको टैक्सिला किस लिए प्रसिद्ध था तो आपको मिलेगा, देखते चले जाइए कहाँ है। हाँ, ऑफ टैक्सिला, ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्सिला, विच वाज, तो विच तो लिखना है, टैक्सिला वाज हो जाएगा एट द हाइट ऑफ इट्स फेम फॉर 200,000 ईयर्स अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया। कहना कि यह पूरे भारत के लोगों विद्यार्थियों को आकर्षित करता है 2000 साल पहले, प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। एज वेल एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, और मध्य एशिया के भाग को भी ये क्या करता था, प्रभावित करता था। ठीक, अब आगे कह रहा है कि ये तो अर्थ है, अब आगे देखते चले जाएंगे, एज वेल एज डिफरेंट पार्ट चेंज ऑफ रिलीजन। अब इसके पहले ही लेकिन बाइट किस लिए फेमस था वो इसमें फेमस नहीं आया, तो आप थोड़ा और पढ़ लीजिए। तो द फ्रंटियर एरिया वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर्स ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर एंड इट्स अबाउट स्टिल। ठीक है, यहाँ जो है देखिए लिखा गया ना, सीमांत प्रदेश पहले मुख्य केंद्र था प्राचीन भारतीय संस्कृत का, एंड इट बॉन्ड्स इस पर, और इसमें अभी भी मिलते हैं विद द रूइंस ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड मोनेस्ट्रीज। ठीक है, स्मारकों और मठों के अवशेष मिलते हैं, स्पेशली ऑफ ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ, विशेष रूप से टैक्सिला के महान विश्वविद्यालय, बड़े विश्वविद्यालय के अवशेष मिलते हैं। तो कुल मिला के किस लिए प्रसिद्ध था टैक्सिला, यहाँ मिल गया देखिए, इसके रूइंस ऑफ मोनूमेंट्स, खंडारों के स्मारकों के अवशेष, रूइंस में से अवशेष, मोनूमेंट, और मोनेस्ट्रीज माने मठों, स्मारकों और मठों के अवशेष के लिए। ठीक है, ये फेमस था, और किस लिए, वही यूनिवर्सिटी तो है ये, और अपनी मतलब ये बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए क्या था, फेमस था। ठीक है, तो ये इतना था। तो टैक्सिला वाली लाइन देखिए यही है ना, टैक्सिला कीवर्ड था, इसी में से आपको मिल जाएगा। आपको ऐसे लिख देना
आपको वाक्य बनाना ये है प्रश्न से। टैक्सिला सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद वाज लिखिए। टैक्सिला वाज फेमस फॉर, फॉर प्रसिद्ध था फार्मिस के लिए। अब उसके बाद यहाँ से आपको लिख देना है फार के बाद द रूइंस ऑफ मोनूमेंट्स, ठीक है ना, स्मारकों के अवशेष के नाते, एंड मोनेस्ट्रीज, और मोनेस्ट्रीज के लिए एंड करके आपको स्पेशली मत लिखना है, आप डायरेक्ट बता सकते एंड ग्रेट यूनिवर्सिटी बस, और बड़े विश्वविद्यालय के लिए फेमस था, ठीक है। स्पेशली आपको ये सब तो डिटेल है, आपको करने की जरूरत नहीं है। टैक्सिला वॉज फेमस फॉर द रूइन ऑफ मोनूमेंट्स, मोनेस्ट्रीज एंड ग्रेट यूनिवर्सिटी। आप सिंपली अपने भाषा में कहिए कि टैक्सिला जो है स्मारकों और मठों के अवशेष और महान विश्वविद्यालय के लिए क्या था, फेमस था, या बड़े विश्वविद्यालय के लिए फेमस था। चलिए आगे हो गए। अगला कह रहे हैं कि व्हाट हैज़ बीन कॉमन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया इज डिस्पाइट देयर डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग धर्मों के बावजूद भी अफगानिस्तान और मध्य एशिया के भागों में रहने वाले लोगों के बीच क्या चीज़ सामान्य रहा है। तो अब यहाँ देख लेते हैं कि क्या उसमें अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के बीच में कॉमन क्या रहा है, व्हाट हैज़ बीन कॉमन। तो कॉमन वाले आंसर देखते हैं। तो इसमें आप जब यहाँ पढ़ेंगे आगे तो पढ़ेगा अट्रैक्टिंग ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, तो हो गया ना कि प्रसिद्ध चरम सीमा पर था, सबको आकर्षित कर रही थी, तो टैक्सिला की बात है। उसके बाद आ गया चेंज ऑफ रिलीजन मेड डिफरेंस बट कुड नॉट चेंज, धर्म के परिवर्तन ने तो अंतर तो डाला बट कुड नॉट चेंज इंटायरली द मेंटल बैकग्राउंड्स, लेकिन उस मानसिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह से नहीं बदल पाया, विच द पीपल ऑफ दोज एरिया हैज़ डेवलप्ड, जो उन क्षेत्र के लोगों ने क्या किया था, विकसित कर लिया था। अब यहाँ ध्यान देना कि दोज एरिया पीपल ऑफ द, उन क्षेत्र के लोगों ने, उन क्षेत्रों के लोगों ने किसके लिए आया है दोज, क्योंकि अब आंसर लिखेंगे तो क्लियर करना पड़ेगा। उन क्षेत्र के लोगों को मतलब ये है, ये वाले मतलब कि एशिया के अलग अलग भागों में रहने वाले, और अफ़गानिस्तान, देखिए ऊपर से ही बात किया गया है अफ़गानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में रहने वाले लोगों का क्षेत्र जो है उसको कह रहे हैं उन क्षेत्रों के लोगों में विकसित हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म के परिवर्तन तो अंतर डाल दिए, ठीक है। इससे पहले कह रहे हैं कि प्राचीन तुर्की और अन्य जातियाँ जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया के भागों में रहते थे बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आगमन से पहले ये रहती थी, वर लार्जली बुद्धिस्ट, उसमें बुद्धिस्ट थे, और इससे पहले हिंदू धर्म को मानने वाले थे। तो ये सभी तब इस तरह से धर्म परिवर्तन तो हुआ, लेकिन कह रहे हैं कि चेंज ऑफ रिलीजन मेड डिफरेंस, अंतर तो डाला धर्म के परिवर्तन, बट कुड नॉट चेंज द इंटायरली मेंटल बैकग्राउंड, लेकिन उनकी मानसिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह से नहीं बदल पाया। कौन सी मानसिक पृष्ठभूमि, विच द पीपल ऑफ दोज एरिया है डेवलप्ड, जो डेवलप्ड के लोगों के क्षेत्र, उस क्षेत्र के लोगों में विकसित होता। तीसरा से यहाँ कोई भी ऐसा सटीक कीवर्ड नहीं मिल रहा है कि हैज़ बीन कॉमन उमन रहा, इसको आपको समझ के देना है, समझ के ये देना है कि मतलब भाई मानसिक पृष्ठभूमि उनकी जो थी वो जो है उन क्षेत्रों के लोगों में जो विकसित हो गई उसने नहीं बदल पाई, यानी उनकी मेंटलिटी आप बना सकते हैं, आप मेंटल बैकग्राउंड लिख दीजिए या मेंटलिटी भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये करना है कि द मेंटलिटी या मेंटल बैकग्राउंड ये करना है, ठीक है। मानसिक पृष्ठभूमि या मेंटलिटी से भी आप काम चला सकते हो, आप, ठीक है। तो मेंटलिटी आप अपने भाषा में मेंटल का मेंटलिटी नाउन बना लेंगे, मेंटलिटी आप। उसके बाद आपको कर देना है यहाँ से आप द पीपुल, ठीक है, मेंटलिटी ऑफ द पीपुल, मेंटलिटी ऑफ, उसके बाद द पीपुल लिख देंगे। उसके बाद ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, इतना पूरा लिखते चलेंगे। मेंटलिटी ऑफ या मेंटल बैकग्राउंड्स ऑफ, अगर मेंटलिटी भूल जाएंगे तो मेंटल बैकग्राउंड सटीक यहाँ सीधे सीधे लिख देना, चल जाएगा दोनों। ऑफ द पीपुल से जोड़ देना सेंट्रल एशिया तक, ठीक है, द पीपुल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, इतना लिख देना है। उसके बाद जो है कुछ नहीं करना है, इज हैज़ बीन कॉमन कर देना, हैज़ बीन कॉमन, बस हैज़ बीन कॉमन इतना ही कर देना है आपको। उसके बाद डिस्पाइट द डिफरेंट रीजन, बस इसका अर्थ होगा कि अलग अलग धर्म के बावजूद भी अफगानिस्तान और मध्य एशिया के भाग में रहने वाले लोगों का की मानसिकता जो है एक जैसी रही है, ठीक है। मानसिकता या मानसिक पृष्ठभूमि दोनों की चीज़ें। तो मेंटलिटी आप कह दीजिए या मेंटल बैकग्राउंड्स कह दीजिए, ऑफ करके द पीपल्स इतना लिख देंगे। उसके बाद हैज़ बीन कॉमन एक जैसी रही है, फिर उसके बाद डिस्पाइट से जोड़ देंगे अदरवाइज।
आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको हल करना है, निराश नहीं होना है, पूरा अच्छे से नंबर लेना है। 100% आप इस तरह से करेंगे तो पूरे पूरे नंबर पा जाएंगे। आगे दिया है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल आर कमिंग। अराइवल मीन्स आगमन, कमिंग माने भी आना, आना या आगमन। तो आगमन का क्या पैसेज में मीनिंग है? तो आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें कहीं आगमन से रिलेटेड शब्द आया। एक शब्द होता है एडवेंट, एडवेंट माने भी आगमन होता है। तो इस किताब में आया है, यहाँ खोजेंगे, यहाँ दूसरी लाइन में है। तो बस ये इसका आंसर है, एडवेंट माने आगमन। ठीक है, तो अराइवल आर कमिंग मीन्स एडवेंट हो गया, ये इसका आंसर। व्हाट मीन मोनूमेंट्स एंड मोनिस्ट्रीज। मोनूमेंट्स और मोनिस्ट्रीज का क्या मतलब है? ये तो पैसेज में नहीं लगे। मोनूमेंट्स माने स्मारक होता है, जो पुरानी बिल्डिंगें, प्रसिद्ध बिल्डिंगें होती हैं, उसी को हम, वो प्रसिद्ध लोगों के द्वारा भूतकाल में जो बनाई गई हैं उसी को स्मारक कहते हैं। और मोनिस्ट्रीज माने मठ होता है। तो मठ मतलब एक ऐसा घर होता है जिसमें व्यक्ति जो है रहते हैं, तो वो भी धार्मिक प्रतिज्ञा के तहत जो है व्यक्ति रहते हैं, मतलब कि जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, मठाधीश जिसको कहते हैं, मठ में रहते हैं मठाधीश। तो आपको इसका आंसर मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए कि मोनिस्ट्रीज आर, ठीक है, सॉरी, मोनूमेंट्स आर, स्मारक हैं, होते हैं क्या, या हैं द फेमस बिल्डिंग, ऐसा लिखना है। मोनूमेंट्स आर द फेमस बिल्डिंग्स बिल्ट, BYLT, बिल्ट बाई, ठीक है, बिल्ट बाय द फेमस पीपल इन द पास्ट, बिल्ट बाय द फेमस पीपल इन द पास्ट। ये तो आपका हो गया। मोनूमेंट्स मतलब मोनूमेंट्स और द फेमस बिल्डिंग बिल्ट बाय द फेमस पीपल इन द पास्ट, का अर्थ होगा स्मारक भूतकाल में प्रसिद्ध लोगों के द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध बिल्डिंग हैं। आगे आपको बताना है कि मोनिस्ट्रीज क्या है। मोनिस्ट्रीज आप बता दीजिए कि मोनिस्ट्रीज, ठीक है, आर हाउसेज। मोनिस्ट्री जैसे घर होते हैं, या मोनिस्ट्री लिखेंगे तब इज ए हाउस, दोनों सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक वचन के हिसाब से कि मोनिस्ट्री इज ए हाउस, मोनिस्ट्री एक ऐसा घर होता है, तब भी चल जाएगा। ऑक्यूपीड, आर हाउसेज या इज हाउस। मोनिस्ट्रीज करेंगे तो आर हाउसेज, नहीं तो इज हाउसेज, दोनों कर सकते हो। मोनिस्ट्रीज आर हाउसेज। ऑक्यूपीड कर देंगे, OCCUPIED, ऑक्यूपीड बाय पर्सन्स। ऑक्यूपीड माने उसमें बैठना या रहना, कब्जा करना, ये सब होता है, स्थान ग्रहण करना, जिसमें स्थान ग्रहण करते हैं, किया जाता है। बाय द पर्सन्स, उन व्यक्तियों के द्वारा। अंडर, ठीक है, बाय द पर्सन्स अंडर रिलीजियस बाउज, बाउज में से होता प्रतिज्ञा या शपथ। तो उसका मतलब हो गया मोनिस्ट्रीज इज ए हाउस विच ऑक्यूपीड बाय पर्सन्स अंडर रिलीजियस बाउज। मतलब मठ एक ऐसा घर होता है, या मठ ऐसे घर होते हैं जो धार्मिक प्रतिज्ञाओं के तहत जो है व्यक्ति जो है उसमें रहते हैं। इसमें व्यक्ति जो है धार्मिक प्रतिज्ञा के तहत रहते हैं, मतलब धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से रहते हैं। अगला है गिव द सिनोनिम्स ऑफ इंटायरली। इंटायरली का सिनोनिम्स बताइए। तो भाई पैसेज में था नहीं, तो इंटायरली माने होता पूरी तरह से, तो इसका हो जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है, इंटायरली का कम्प्लीटली हो जाएगा। चलिए सेक्शन बी देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें 3 निबंध देखिए दिए गए हैं। आतंकवाद, टेररिज्म, थ्रेट टू मैनकाइंड, मानव जाति के लिए खतरा, हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज, हमारी सांस्कृतिक विरासत को कैसे संरक्षित किया जाए, हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ, एक लंबा जीवन कैसे जिए। तो इस तरह से ये सब इंपॉर्टेंट मतलब कि टर्म है, टेररिज्म वगैरह, सब आप जरूर याद कर लेना। काफ़ी वीडियोज़ हमारे चैनल पे हैं, आपको निबंध से रिलेटेड, उसको भी आप देख सकते हैं। राइट लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू टैकल द ग्रिम फूड सिचुएशन इन योर सिटी और टाउन। अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखो, उसमें शिकायत करो उनसे कि टैकल माने सुलझाएं, ग्रिम माने भयंकर, फ्लड सिचुएशन माने बाढ़ की स्थिति इन योर सिटी, टाउन और विलेज, जहाँ भी आप रह रहे हैं। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये लिख देना कि आप किसी एरिया बताना है, कि लोकेलिटी बताना है कि मैं इस लोकेलिटी में रह रहा हूँ, यहाँ पर बाढ़ आ गई है, पानी बहुत जल जमाव हो गया, इसकी भयंकर स्थिति हो गई, तो उसको टैकल करें, मैंने सुलझाएं, समस्या को सॉल्व करें, इसके बारे में लिखना। राइट लेटर टू योर यंगर ब्रदर सिस्टर आर टेलिंग हिम हर द यूजेज एट अब्यूजेज ऑफ सेल फोन। अपने भाई को, छोटे भाई को या बहन को आप पत्र लिखो, उस बता रहे हैं कि उसमें सेल फोन माने वही मोबाइल फ़ोन का जो है बहुत यूज, उपयोग और दुरुपयोग, मतलब उसकी मोबाइल फ़ोन की अच्छाइयाँ और ख़राबियाँ सब कुछ बताना है उसको।
पहले तो आप अच्छा ही बता दीजिए कि हाँ पढ़ लिख सकते हैं तमाम बातें कैसे, बस बाद में बुराई भी बता दीजिए इसकी, थोड़ा सा इसकी क्या कमियाँ हैं, इससे अब क्या विद्यार्थियों को नुकसान होता है। आगे, डू नॉट राइट योर एक्चुअल नेम एंड एड्रेस एनीवेयर इन द लेटर। पत्र में कहीं पर अपना एक्चुअल माने असली नाम और पता नहीं लिखना है, आप दूसरे के नाम बिल्कुल लिख सकते हो, और पता भी आप अपने गांव का ना लिख के अगल बगल कहीं का भी लिख सकते हैं स्कूल से रिलेटेड। चलिए देख लेते हैं आगे, सेक्शन सी देखते हैं ग्रामर, ये वर्ड पॉज रिलेटेड है, ऑप्शनल। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही उत्तर को आप चुनो। पहला है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। जिसे सही नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनकॉरिजिबल, अशोध्य, न सुधारने योग्य। अब फ्रेज बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़। बोन ऑफ कंटेंशन माने होता है झगड़े की जड़, ठीक है। तो इसमें होता है रीजन ऑफ क्वेरल। अगर रीजन ना होता तो पेपर में आपके काज ऑफ क्वेरल आ जाएगा, तो आप ध्यान देना एक्सीलेंट में काज ऑफ क्वेरल ही दिया है, तो बात एक ही हुआ। रीजन या काज माने कारण होता है। तो बोन ऑफ कंटेंशन। अगर अब इडियम्स या आपका वीक है तो आप टॉप 100 इडियम्स, इंपॉर्टेंट इडियम्स चैनल पे हैं, प्लेलिस्ट में चले जाइए, जरूर देख लीजिएगा। सिनोनिम्स ऑफ बेन। बेन का सिनोनिम्स माने पर्यायवाची क्या है? तो कर्स। कर्स माने अभिशाप, बेन माने अभिशाप। ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ विच वर्ड इन द सेंटेंस हैज एन एरर। वाक्य में किस भाग में गलती है? तो सीधी सी बात, स्पीक के साथ ए नहीं आता, द आता है, इसलिए ए वाले में गलती है। एंटोनिम्स ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट प्राचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन का विलोम हो जाएगा, आधुनिक हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसी को एक को जो है इनडायरेक्ट स्पीच में आप बदल दीजिए। तो देखिए, ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू। उसने मुझसे कहा कि मैं आपकी सहायता करूंगा। तो अब देखिए, दो दिया है, दो में से एक ही करना, लेकिन मैं जानकारी के लिए सबका दो में से एक ही करना, लेकिन मैं दोनों बता दे रहा हूँ सभी का। क्यों? क्योंकि ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आप कर सकें, जानकारी आपकी बढ़ेगी। ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी। ही टोल्ड मी दैट। और उसके बाद आई को ही के अनुसार बदलेंगे ही, और ही के साथ तो शैल लगता है ना बिल लगता है, इसलिए पास्ट टेंस बदलेंगे वुड। हेल्प हो जाएगा, यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो मी, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। अगला, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। तो सेड टू का रिक्वेस्टेड बना दीजिए, प्लीज आया क्योंकि ही रिक्वेस्टेड मी। टू हेल्प कर दीजिए, फिर मी को हिम के अनुसार बदलेंगे तो हिम। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, प्लीज हट जाएगा। अगला है एनीवन, किसी एक को ही करना है आपको भी, जैसा कहा गया, निर्देश दिया गया कोष्टक में। अब यहाँ क्या कहा गया है? ही इज़ वेरी फाइट, वह बहुत मोटा है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज़ दौड़ नहीं सकता। तो सिंपल सेंटेंस बनाना, तो जब पहले में वेरी रहता, दूसरे में कैन नॉट रहता, तो वेरी को हम हटा के टू कर देते हैं, और दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट और कैन नॉट तक हटा देते हैं, टू करके हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देते हैं। ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट, वह इतना मोटा है कि वह तेज़ दौड़ नहीं सकता। सिंपल में हो गया। सी इज रिच, सी इज़ नॉट हैप्पी, तो कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो अब इसको आल्दोस बना दीजिए। आल्दोस, ALTHOUGH, ठीक है ना। आल्दो सी इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, कामा करके फिर भी कामा लगा देते हैं, सी इज नॉट हैप्पी, फिर भी वह प्रसन्न नहीं है, ठीक है। कामा से भी काम चला सकते हैं या एट भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं। अगला है, हाँ, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, जैसे डायरेक्ट निर्देश दिए। पैसिव वॉइस बनाना, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा ऑल द शॉप्स विल बी क्लोज्ड बाय देम, क्लोज्ड बाय देम। अगला है, पॉवर्टी इज रियली ए कर्स, गरीबी वास्तव में एक कर्स है, तो आप इसको वाट ए से बना देंगे, वाट ए कर्स, कितना अभिशाप। द पॉवर्टी इज, पॉवर्टी है, हाउ वाट ए कर्स द पॉवर्टी इज, पॉवर्टी कितना बड़े अभिशाप है, यानी कि वास्तव में एक पॉवर्टी अभिशाप है, तो इस अर्थ वही है। तो वाट को हटा के बेरी या ग्रेट में बदला जाता है, तो रियली में बदल सकते हैं, सीरियस में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिसमें आप बदल सकते हैं। तो वाट लगाएंगे, रियली को हटाने के लिए ही वाट लगाएंगे। गरीबी वास्तव में एक कर्ज है, तो हम एक किलोमीटर में कहेंगे गरीबी कितना बड़ा कर्ज है, वाट एक कर्ज, कितना अभिशाप है, मतलब वास्तव में अभिशाप। लेकिन ध्यान देना, वाट ए से जब बनाएंगे तो लास्ट में इंटरजेक्शन का निशान जरूर लगा देना, नहीं तो दो में से आपको एक ही नंबर मिलेगा, एक कट जाएगा। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित में से वाक्य को सही करो।
प्लीज़ नॉक ऑन द डोर। तो सीधी सी बात है, नॉक के साथ हमेशा ऐट लगता है, नॉक एट द डोर, दरवाजे पर खटखटा दो, पॉइंट ऑफ प्लेस बताने के लिए ऐट लगता है। आगे सब कुछ सही है। आई एम टू हैप्पी टू सी यू, मैं आपको देखकर उतना खुश हूँ जितना नहीं होना चाहिए, गलत है। वेरी हैप्पी, टी डबल ओ को हटा के वेरी कर देंगे, वेरी हैप्पी टू सी, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, ऐसा कहना चाहिए। गुड सेंस में वेरी का प्रयोग होता है, बैड सेंस में टू का प्रयोग होता है। जिसको हम पसंद ना करें तो उसमें टू लगता है। भाई देख कर खुश हूँ तो भाई ये तो अच्छी बात है ना, खुश हूँ तो पसंद कर रहा हूँ, तो टी डबल ओ नहीं लगेगा, वेरी लगेगा। अगला है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन वर्ड्स, दो में जोड़ में से किसी एक का ही अपने वाक्य में प्रयोग करना इन ओन सेंटेंस में, टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, टू मेक डिफरेंस, ताकि उनका मतलब मीनिंग में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। तो दो में से एक ही का ही ऊपर वाक्य बनाना है। जैसे दो वाक्य बना देंगे, एक में कैरियर लिख देंगे, एक में ये कैरियर, तो इसी तरह से ये भी चाहे इसको आप बना दीजिए। तो चलिए मैं सब बता दे रहा हूँ, अर्थ बता दे रहा हूँ, आप वाक्य खुद बना सकते हो। करियर माने होता है व्यावसायिक जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। तो यू शुड ठीक है, वर्क हार्ड टू मेक योर कैरियर, तुम्हें अपना जीवन बनाने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। कैरियर माने होता है ढोने वाला या वाहन होता है, जैसे ट्रक पे लिखेंगे गुड्स कैरियर लिखा रहता है, सामान वाहन यानी सामान ढोने वाला। तो आप साइकिल में भी कैरियर होता है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो कि यू शुड मेंटेन योर कैरियर, ठीक है, ऑफ योर बाइसिकल, तुम्हें अपने साइकिल के कैरियर को जो है मेंटेन बनाए रखना चाहिए, ठीक। और माने क्या होता है, अयस्क होता है, सॉरी अयस्क नहीं होता, और ये वाला और है, इसका मतलब ओ आर ही रहेगा तब अयस्क होता है, अयस्क या कच्ची धातु, ठीक है, जैसे आयरन और लव अयस्क। ओ ए आर और माने होता है चप्पू, चप्पू ना समझ में आए तो पतवार लिख देंगे हम, ठीक है, पतवार। ही वॉज सेलिंग बोट थ्रू ए, और वही चप्पू से नाव को, ठीक है, यात्रा कर रहा था नाव पर। और माने अयस्क, ठीक है, आयरन और है, ठीक है, इज ग्रेट इन दिस इंडस्ट्री, कुछ भी कह सकते हो, हैज़ बीन फाउंड कह सकते हैं, अल्लाह इसको पाया गया, इस तरह से कोई सेंटेंस बना सकते हो। अगला है, देखिए अब ट्रांसलेशन पे आप सीधे आ जाते हैं हम, ट्रांसलेशन के बाद फिर लिटरेचर आता है। दो व्यक्ति, मैं इसका फटाफट आंसर बोलते चल जा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो, किए है तो मिला लीजिए। दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, तो हो जाएगा टू पर्सन्स कह दीजिए या मेन कह दीजिए, वर ट्रेवलिंग टुगेदर। तो टू पर्सन्स वर ट्रेवलिंग टुगेदर हो गया पहले वाक्य का। रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला, तो रास्ते में कहेंगे ऑन द वे, इन द वे नहीं होता, ऑन द वे माने रास्ते में होता, फ्रेज है, ऑन द वे काम कर देंगे। उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला, मतलब दे गॉट ए चांस, उन्हें एक अवसर मिला टू स्टे इन एन इन माने होता है सराय, स्टे में ठहरना या रुकना। उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली, उनमें से एक को मतलब वन ऑफ देम, वो यानी वन ऑफ माने होता है में से एक, वन ऑफ देम माने उनमें से एक को, इनमें से एक। गाट ए बैग ऑफ गोल्ड, बैग ऑफ मनी, गोल्ड गाट माने पाया, वन ऑफ देम गाट माने उनमें से एक को मिले, क्या मिले, ए बैग ऑफ मनी, धन का एक थैला, ठीक है। कहाँ मिला, एट द डोर माने दरवाजे पर, ऑफ इन सराय के, तो हो जाएगा वन ऑफ दोज गाट ए बैग ऑफ मनी एट द डोर ऑफ इन। अगला वाक्य, दूसरे व्यक्ति ने कहा, द अदर पर्सन सेड, इन रुपयों को बराबर बांट लें, ठीक है, इन रुपये को बराबर मान ले, आओ इन पैसों को बराबर बांट लें, तो उसको होगा लेट्स शेयर द मनी इक्वली। लेट्स शेयर माने, शेयर माने बांट लेना, हिस्सेदारी करना, बांटना, लेट्स शेयर, ठीक है, द मनी इक्वली, लेट्स शेयर द मनी माने अब धन बांट ले, इक्वली माने बराबर बराबर, EQUALLY। तब या फिर आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते, लेट डिस्ट्रीब्यूट द मनी इक्वली, तब भी चल जाएगा। अगला है तब पहले व्यक्ति ने, तो लेट के साथ आपको डिस्ट्रीब्यूट या शेयर कर देंगे, तो आज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी आओ हम बांट ले, ऐसा होता तो ज़रूरी था, नहीं तो आप लगा भी देंगे तो कोई समस्या नहीं, लेट अस डिस्ट्रीब्यूट द मनी इक्वली, ये भी चल जाएगा। तब पहले व्यक्ति ने कहा, देन फर्स्ट पर्सन सेड, पहले व्यक्ति मतलब फर्स्ट पर्सन सेड, पहले व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, थैली मुझे मिली है, माने आई गॉट द बैग, आई गॉट द बैग, मैं थैली पाया या थैली मुझे मिली है।
आप यहाँ मिली मतलब बीती ही बात है, इसलिए गॉट भी लगा सकते हो, नहीं तो आप आई हैव गॉट द बैग ऐसे भी कर सकते हो। अतः तुम्हें इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। आई हैव गॉट द बैग, थैली मुझे मिली है। सो देयर इज, इसलिए इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। देयर से बनाएंगे देयर इज एब्सोल्युटली नो शेयर। एब्सोल्युटली माने बिल्कुल, पूरी तरह से ना होना, ये बिल्कुल ना होना। नो शेयर, शेयर मिस भाग होता है। सो ठीक है, देयर इज एब्सोल्युटली ABSOLUTELY एब्सोल्युटली नो शेयर, इसलिए वास्तव में कोई भाग नहीं है, पूरी तरह से कोई भाग नहीं है, बिल्कुल भाग नहीं है। एब्सोल्युटली नो शेयर माने बिल्कुल भाग नहीं होना, भाग बिल्कुल ना होना। ऑफ योर्स माने तुम्हारा, इसलिए इसमें तुम्हारा बिल्कुल कोई भाग नहीं है। एब्सोल्युटली माने बिल्कुल या पूरी तरह से। इस पर दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया। तो इस पर मतलब एट दिस, इस पर, ठीक है, दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया। बोथ द पर्सन स्टार्टेड क्वेरलिंग, ठीक है, बोथ द पर्सन माने दोनों व्यक्ति स्टार्टेड क्वेरलिंग माने झगड़ा करने लगे, यानी दोनों झगड़ा आरंभ हो गया दोनों को लड़ता हुआ देख कर, ठीक है। सीइंग द क्वेरल ऑफ बोथ माने सीइंग द क्वेरल माने लड़ता हुआ देखकर, ऑफ बोथ माने दोनों को। पुलिस वहाँ आ गई। द पुलिस केम देयर, ठीक है, केम देयर वहाँ आ गई, या रीच्ड देयर भी कह सकते हो। और थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गए। एंड टुक, टुक माने लिवा ले गई। द बैग होल्डर माने थैली वाला व्यक्ति, बैग होल्डर माने बैग जो पकड़ा हुआ था उस व्यक्ति को बैग होल्डर कहेंगे। तो आप पर्सन भी कह सकते हो, बैग होल्डर पर्सन, या बैग होल्डर से ही काम चला जाए, ठीक है। बैग होल्डर कोष्टक में पर्सन भी कह सकते हो। कहाँ ले गए? टू द पुलिस स्टेशन माने थाना, ठीक है, थाना कहीं होता है पुलिस स्टेशन। तो फिर बता दे रहे हैं, ठीक है। सीइंग द क्वेरल ऑफ बोथ, ए पुलिस केम देयर एंड टुक द बैग होल्डर, और क्वेश्चन में पर्सन भी लिख सकते हो, टू द पुलिस स्टेशन। अगला, तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से थाने चलने की प्रार्थना की। देन द पर्सन, तब उस व्यक्ति ने रिक्वेस्टेड हिज कंपेनियन, अपने साथी से प्रार्थना की। कहाँ? टू ए कंपनी टू पुलिस स्टेशन, थाना चलने की। कंपनी माने तो साथ देना कि उसके साथ वो भी जाए। द पुलिस स्टेशन माने थाना। सो हिज फ्रेंड सेड, ठीक है, इस प्रकार उसके मित्र ने कहा। तो इसकी अंग्रेजी में बता दिए आपको, सो हिज फ्रेंड सेड, इसीलिए उसके दोस्त ने कहा, या एट दिस भी कह सकते हैं, एट दिस हिज फ्रेंड सेड, इस पर उसके मित्र ने कहा, एट दिस हिज फ्रेंड सेड। यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है, यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है, तो इसके अंग्रेजी में इफ़ देयर इज नो शेयर ऑफ माइन, यदि इसमें मेरा कोई भाग ही नहीं है, इन दिस बैग, इस थैली में। इफ़ देयर इज नो शेयर ऑफ माइन इन दिस बैग, यदि इस थैली में मेरा कोई भाग नहीं है। तो के लिए हम काम, यहाँ देखिए काम लगा तो भी लिखा गया, तो आप इसे देन भी लगा सकते हो, बात पे जोड़ने के लिए दोनों लगा सकते हो। तो नहीं तो एक ही लगा दीजिए, काम ही तब भी चल जाएगा। तो देन काम के बाद देन होगा, तब मैं थाने क्यों चलूँ, ठीक है। वाई शुड आई गो टू द पुलिस स्टेशन, मैं थाने क्यों चलूँ, वाई शुड आई गो टू द पुलिस स्टेशन, या मूव भी लगा सकते, मूव मिस भी चलना, या मूव, वाई शुड आई गो टू द पुलिस स्टेशन। इतना कहकर, तब यहाँ देख, सेइंग सो, इतना कह के मतलब सो माने इतना, वह इतना गरीब है कि बात फीस नहीं जमा कर सकते, सो पुअर दैट। तो सेइंग सो माने इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया। ही वेंट अवे, वह चला गया, कहाँ चला गया? अपने नगर को, ठीक है। टू हिज सिटी, टू हिज सिटी या टुवार्ड्स हिज सिटी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपका ट्रांसलेशन भी समाप्त हो गया। इसके बाद देखिए लिटरेचर पोर्शन में क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें जो तैयार किए आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन आंसर तो के लिए अलग से आपको वीडियो रोज़ की मिल रही है, आपको चैनल पे है। देखिए, व्हाट डिड मिस्टर हैमल से इन द लैंग्वेज, ये तो है दो में से, देखिए राइटर से लगा एक ही करना है आपको, दो शार्ट दिए रहेंगे, एक करना होगा, दो फिर यहाँ भी शार्ट दिए हैं, नीचे भी एक करना होगा, 4 नंबर के रहेंगे। लॉन्ग में देखिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से एक आपको करना है, 80 वर्ड में लिखना है आपको। उसके बाद देखिए ये आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन किताब में है, और इसी को आप पढ़ के इसमें से आंसर आपको खोजना है। अगर आपको नहीं तैयार है तो आप चैनल पे सभी 5 पार्ट के जो है स्टैंजा और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, सेंट्रल आइडिया भी दिए गए, जरूर देख लेना। सेंट्रल आइडिया देखिए 3 में से कोई एक ही करना है, तो ये सभी सेंट्रल आइडिया कवर की गई हैं। हु आज ये हाना हाउ डिड शी मीट सदाओ,
तो ये देखिए स्पोर्ट सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है, तो ये ठीक है टाइगर किंग से है। तो 2 में से कोई एक करना है, ये भी 4 नंबर का रहेगा। यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, दोनों में 2-2 रहेंगे, एक एक करना होगा, आपको 4-4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद 7 नंबर का आपका सप्लीमेंट्री से रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन 80 वर्ड में लिखने के लिए, 2 दिए रहेगा, एक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक सेट और बचा है, इसके बाद की वीडियो में मैं उसको भी कवर कर दूंगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और दोस्तों के साथ, और नहीं किए सब्सक्राइब तो चेक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।